है। लेड मतलब एक मटेरियल है, लेड स्फीयर। एक का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, दूसरे का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। एक का 20 सेंटीमीटर, दूसरे का 2 सेंटीमीटर। ठीक है। प्लेस्ड विद देयर सेंटर 100 सेंटीमीटर अपार्ट। इन दोनों डायमीटर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है। सेंटर के बीच का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर। ठीक है। ये करेगा कैलकुलेट अट्रैक्शन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन निकालना है। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है और इसकी मीन डेंसिटी दे रखी है। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है 6.37 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर और इसकी मीन डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी दे रखी है 5.53 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी दे रखी है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेड दे रखी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेड दे रखी है 11.5। ठीक है। अब ऐसे करा, इफ द लेड स्फीयर आर रिप्लेस्ड बाय ब्रास स्फीयर ऑफ सेम रेडियाई वुड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी सेम। ये कह रहा लेड स्फीयर की जगह अगर हम ब्रास स्फीयर रख दें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा या नहीं रहेगा। चलो पहले देखते हैं। तो पहले तो अट्रैक्शन इसका देखते हैं, लेड स्फीयर के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, उसके भी बाद ब्रास स्फीयर का देखेंगे। तो पहले लेड स्फीयर का अट्रैक्शन देखते हैं। तो ऐसे कर था, लेड स्फीयर का डायमीटर इतना और इतने डिस्टेंस पे रखते हैं। तो लेड की स्फीयर है, एक का डायमीटर 20, एक का 2 सेंटीमीटर। इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इनके बीच का अट्रैक्शन, इनके बीच का अट्रैक्शन ये हो जाएगा Gm1m2/r²। ठीक है। इनका मास नहीं दे रखा, इनका मास नहीं दे रखा, लेकिन डेंसिटी दे रखी है और ये डेंसिटी दे रखी है, इससे हम इनका मास निकाल सकते हैं। देखो तो फिर कैसे निकालेंगे। ये तो है डेंसिटी ऑफ अर्थ है और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसी को डेंसिटी कहते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी इसी को डेंसिटी। तो ये लेड की डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा 11.5। लेड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डेंसिटी के इक्वल होता है, तो डेंसिटी के इक्वल होगा 11.5। और इसको अगर हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो इंटू 10⁻³ और हो जाएगा 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखोगे तो इतना ही आएगा 11.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखोगे तो। और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखोगे तो 10⁻³ और मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे वैल्यू पुट करके कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरह से वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये डेंसिटी की इक्वल ही होती है। ये होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इसको किलोग्राम पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। चलो आगे अब निकाल लेते हैं हम। क्या निकालेंगे, दोनों स्फीयर का मास निकालो क्योंकि मास की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। फर्स्ट स्फीयर का मास निकाल लो, फर्स्ट का मास ये मान लो, फर्स्ट का मास निकालेंगे, डेंसिटी ये डेंसिटी 11.5 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम। स्फीयर की वॉल्यूम 4/3πr³। तो फर्स्ट की डायमीटर दे रखा 20 सेंटीमीटर, रेडियस आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो और ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है। तो 4/3πr³। ठीक हो गया। m1 ऐसे m2 निकाल लो, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम करके। तो ये यही डेंसिटी और दूसरे की वॉल्यूम, वॉल्यूम इसकी
डायमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसकी रेडियस 1 हो जाएगी। उसी हिसाब से सेम फॉर्मूला पुट करेंगे m1 m2 आगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो 1 आ जाएगा, तो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन आ जाएगा। ठीक है। फिर ऐसे करें कि अगर हम लेड स्फीयर की जगह सेम साइज के सेम जगह पे ब्रास स्फीयर रखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम निकालेंगे तो मास चाहिएगा। मास किस पे डिपेंड करता है, मास किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। तो लेड और ब्रास अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल है तो अलग अलग मटेरियल की सभी की डेंसिटी अलग अलग होती है, और इनकी डेंसिटी अगर अलग अलग है तो मास अलग लगाएंगे, मास अलग लगाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग आएगा, तो डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा। ठीक है। तो किस किस को समझ में आया था, हम इंप्रेशन देके बताओ। कि डेंसिटी दे रखी है तो मास को हम इस तरह से निकाल लेंगे और वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे। साथ पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे वेरिएशन इन जी विद शेप ऑफ अर्थ। वेरिएशन इन जी विद शेप ऑफ अर्थ। ये पढ़ेंगे। देखो तो अर्थ की शेप वैसे तो स्फीरिकल मानी जाती है, लेकिन एक्चुअल में स्फीरिकल नहीं होती। ऐसी शेप की होती है अर्थ। इस शेप को क्या कहते हैं, इलिप्टिकल शेप। इलिप्टिकल शेप, जैसे एग होता है ना, एग, एग की शेप की होती है इलिप्टिकल शेप की, एग्जैक्ट स्फीयर नहीं होता। और एग्जैक्ट स्फीयर नहीं होता तो इसका ये डिस्टेंस अलग होता है और ये डिस्टेंस अलग होता है ना, ये ज्यादा है और ये कम है। ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हमने ये पढ़ रखा है, gm/r²। ये फॉर्मूला हमें ये कहता है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, सेंटर से डिस्टेंस पे, और सेंटर से डिस्टेंस तो ये और ये डिस्टेंस अलग अलग है। इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर। इस लाइन को, अर्थ के ऊपर जो सबसे बड़ी सर्कल वाली लाइन बनेगी, सबसे बड़ा डायमीटर बनेगा, उसको इक्वेटर कहते हैं। ये लाइन है, इसके ऊपर होते हैं पोल्स। इसके ऊपर ऊपर क्या होते हैं, पोल्स, नॉर्थ साउथ पोल इधर होते हैं, इक्वेटर ये होती है। तो ये रेडियस हम इक्वेटर की मान लेते हैं और ये रेडियस हम पोल की मान लेते हैं। ठीक है। ये डिस्टेंस हो जाएगा, सेंटर से इक्वेटर वाला डिस्टेंस, पोल वाला डिस्टेंस, तो इसकी रेडियस। ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस ज्यादा है तो कम होगी, तो ये किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस ज्यादा है तो कम होगी। चलो ठीक है। तो डिस्टेंस तो ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, और ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। तो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, और पोल का डिस्टेंस कम है ना, और पोल का डिस्टेंस कम है तो ज्यादा, तो पोल पे ज्यादा होगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कम होगी, पोल पे ज्यादा। तो हम जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है सेंटर का, यहाँ पे डिस्टेंस कम, और डिस्टेंस कम हो जाएगा तो वैल्यू ज्यादा, तो यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला बना लेते हैं एक बार, कि कहीं सोल्व करना जाए। सोल्व करना जाए तो देखो इसी फॉर्मूले को लिख लेंगे, कि अगर इक्वेटर पे देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वेटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, यहाँ पे लिखेंगे जी एम। ये तो कांस्टेंट है मास ऑफ अर्थ, और ये डिस्टेंस इक्वेटर का डिस्टेंस ले लेंगे, एक इक्वेशन। अगर पोल पे जाए तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, यहाँ पे जी एम, और पोल पे जाएंगे तो यहाँ पे आर पी। इतना हो जाएगा। दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो जीएम से जीएम कैंसिल, ये आर पी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो जीई जीपी, जीएम से जीएम कैंसिल होगा तो 1/r², तो आर ई स्क्वायर नीचे, और ये 1/r पी स्क्वायर था ये ऊपर चला जाएगा, तो आर पी स्क्वायर ऊपर। वैसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इक्वेटर की इसके डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पोल की भी इसके डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ गया, कोई न्यूमेरिकल आया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन इन जी विद लैटिट्यूड।
ये लैटिट्यूड क्या होता है, कोई बताएगा? वेरिएशन इन जी विद लैटिट्यूड। हैंड रेज करो जिसको भी पता हो। बताओ शिप्रा बताओ। सर जो अर्थ होती है उस पर हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस मानी हुई है, वो असलियत में नहीं होती लाइंस। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना वो लैटिट्यूड होती है, और वर्टिकल वाली लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देखो ये मैंने यहाँ पे बताया था कि ये लाइन इक्वेटर है ना, इक्वेटर। वैसे इक्वेटर अर्थ की सरफेस के ऊपर सबसे बड़ी सर्कल को इक्वेटर कहते हैं, सबसे बड़ी सर्कल। अर्थ की सरफेस के ऊपर हम यहाँ पर भी सर्कल बना सकते हैं चारों तरफ, ये छोटी सर्कल हो जाएगी। सेंटर से बनाएंगे ना तो सबसे बड़ी सर्कल, यहाँ पे बनाएंगे तो भी छोटी सर्कल बनेगी, है ना। तो अर्थ की सरफेस के ऊपर सबसे बड़ी सर्कल है, इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर। चलो देखो, तो जो ये इक्वेटर वाली लाइन है ना, जैसे हम सर्कल बनाएंगे तो इस तरफ से तो हमें ये लाइन ही दिखेगी ऐसे, वैसे है ये चारों तरफ सर्कल। ठीक है, तो ये लाइन हमें दिख रही है, सेंटर से पास होती है। ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कोई भी पॉइंट है अर्थ की सरफेस के ऊपर, कोई पॉइंट, ये पॉइंट हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो इस पॉइंट को सेंटर से जो भी लाइन ज्वाइन करती है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये लाइन इक्वेटर के साथ जो भी एंगल बनाएगी, जो भी एंगल बनाएगी इसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, इस एंगल को लैटिट्यूड कहते हैं। ये है, अगर हम एंगल चेंज करेंगे, एंगल चेंज करेंगे का मतलब यहाँ पे कुछ हो रहेगा, यहाँ पे कुछ हो रहेगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो एंगल अलग होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो एंगल अलग होगा। तो हर जगह पे एंगल चेंज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क आएगा, ये पढ़ेंगे। चलो देखते हैं फिर। मान लिया हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या फर्क पड़ेगा, इस एंगल को चेंज करके यहाँ पे ले जाए हम तो ये एंगल कुछ और हो जाएगा ना, तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं। चलो, तो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रोटेट करती है। अर्थ के ऊपर हमने ये एक पॉइंट मास कंसीडर कर लिया, एक छोटा मास। अगर ये मास कंसीडर कर लिया तो अर्थ रोटेट करेगी, तो अर्थ के साथ साथ ये भी रोटेट करेगा, तो अर्थ के साथ साथ ये भी रोटेट करेगा, ये भी अर्थ के साथ साथ रोटेट करेगा। ठीक है, अब देखो, ये डिस्टेंस हम स्मॉल आर मान लेते हैं, ये डिस्टेंस स्मॉल आर। ये क्या डिस्टेंस है, ये तो अर्थ की रेडियस है ना, ये तो अर्थ की रेडियस है। ठीक है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो कोई भी मास हो, अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अर्थ की सरफेस पे, सरफेस से बाहर कोई भी मास है उसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर की तरफ कितने फोर्स से खींचती है, जितना उसका वेट है। तो यहाँ पे मान लो कोई भी मास m था, इसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, है ना, तो सेंटर की तरफ खींचेगी, तो सेंटर की तरफ खींचेगी तो सेंटर की तरफ नेट वेट निकाल लेंगे हम, नेट वेट mg डैश मान लिया हमने। ठीक है, अब देखो, इस मास के ऊपर एक फोर्स तो अंदर की तरफ लग रहा है, किसकी वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और इस पे एक फोर्स और लग रहा है, कौन सा लग रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है और अर्थ के साथ ये भी रोटेट कर रहा है, तो ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे अर्थ की सरफेस के ऊपर घूम रहा है ऐसे, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अंदर की तरफ सेंटीपिटल फोर्स और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की तरफ सेंटीपिटल फोर्स, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होते हैं, और इसकी वैल्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये लाइन हमने आगे एक्सटेंड कर दी, ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर दी। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये सेम लाइन है। यहाँ पे एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा है। ठीक है, यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर है तो इसका कंपोनेंट इधर कोस थीटा हो जाएगा ना, यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर है तो इसका कंपोनेंट इधर कोस थीटा, तो इधर कोस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर और कोस थीटा हो जाएगा ये कोस अल्फा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस अल्फा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हो गया। इसका मतलब इस पार्टिकल पे ये अर्थ के साथ रोटेट कर रहा है तो इधर एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की तरफ सेंटीपिटल फोर्स, और इसका कंपोनेंट एक इधर लग गया, तो इस पार्टिकल पे एक फोर्स इधर लग रहा है और अंदर की तरफ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स बाहर और एक अंदर की तरफ। तो नेट अंदर की तरफ फोर्स कितना है, नेट अंदर की तरफ फोर्स, अंदर की तरफ फोर्स तो mg था वेट,
बाहर की तरफ कितना लग रहा है, तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इस वेट में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, और ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नेट वेट आ गया mg डैश। वेट तो इसका था mg, रोटेशन की वजह से एक फोर्स बाहर लग गया, तो इस वेट में से कुछ कम हो गया, इतना फोर्स, तो ये नेट वेट आ गया इतना। m दोनों में से कॉमन ले लो, m इनमें से कॉमन लेके इससे काट दो, तो g डैश की वैल्यू आ गई यहाँ पे g डैश की वैल्यू आ गई, ठीक है। कितना आ गया g, यहाँ पे r ओमेगा स्क्वायर कोस अल्फा, इतना आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये एंगल इतना है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी आएगी। ये एंगल चेंज कर दो, थोड़ा बड़ा कर दो, तो जो भी एंगल आएगा वो यहाँ पे पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, है ना। तो इससे हम अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करना चाहते हो, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज कर लेते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस, इस स्मॉल आर की जगह पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी अल्फा है। ये आर है तो इसका कंपोनेंट इधर कोस थीटा, ये आर है तो इसका कंपोनेंट इधर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा, तो इस स्मॉल आर के इक्वल में आर कोस थीटा लिख सकते हैं हम। तो स्मॉल आर के इक्वल में हम आर कोस थीटा लिख सकते हैं, स्मॉल आर के इक्वल में आर कोस थीटा, ठीक है। चलो फिर, तो इस स्मॉल आर के इक्वल में क्या लिख सकते, ओमेगा स्क्वायर, और ये इस तरह से एज इट इज कर दिया। अब इससे आगे फॉर्मूला बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जी आर तो एज इट इज ओमेगा स्क्वायर, और ये कोस स्क्वायर बन गया, कोस स्क्वायर अल्फा, इतना बन गया, ठीक है। तो जी डैश का एक फॉर्मूला ये भी बन गया, जी डैश का एक फॉर्मूला ये भी बन गया हमारे पास। तो अगर स्मॉल आर का यूज करना है तो कोस अल्फा आएगा, और कैपिटल आर का यूज करना है तो कोस स्क्वायर अल्फा आएगा। स्मॉल आर क्या है, रोटेशन के साथ घूम रहा है, तो रोटेशन में जो भी सर्कल बनेगी उसकी रेडियस है स्मॉल आर, और कैपिटल आर क्या है, अर्थ की रेडियस। तो अर्थ की रेडियस का यूज करना तो ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, और जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस का यूज करना तो कोस अल्फा ही आएगा। तो इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये आ गया वेरिएशन इन जी विद लैटिट्यूड। अगर हम इतना निकालें, इतना अगर यहाँ पे निकालना चाहें कि इक्वेटर पे बताओ कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इक्वेटर पे निकालना चाहोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसी पॉइंट को यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे ले आएंगे तो ये एंगल जीरो, ये एंगल जीरो, तो यहाँ पे जीरो पुट कर लो, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे कोस जीरो वन होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, इतना आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखना चाहते हो, यहाँ पे देखना चाहते हो, इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाओ, इस पॉइंट को यहाँ पे ले गए तो अब ये एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 पुट कर दो, कोस 90 जीरो होता है, तो ये सारा जीरो हो गया, तो जी डैश इज इक्वल टू जी, तो जी डैश इज इक्वल टू जी आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, पोल पे। तो पोल पे होता है जी डैश इज इक्वल टू जी, जी का मतलब 9.8, और इक्वेटर पे जाएंगे इस तरफ, तो 9.8 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रखा है, जी में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रखा है ना, तो यहाँ पे कम आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू कम आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम क्यों आएगी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा है तो डिस्टेंस के तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेज कर सकते हो, जिस चीज को समझ में आ गया वो थंब इंप्रेशन देकर बताओ। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आ गया समझ में, चलो हिमांशु बोलो कुछ पूछना है तो, जिनका वीडियो ऑफ और रिमूव हो जाएंगे बीच में। रिपीट कर दो ये वाला वेरिएशन इज, ठीक है अभी करते हैं। इस तरह से आएगा ये, अर्थ की सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट सेंटर की तरफ, ठीक है, तो उसका हम वेट निकालने जा रहे हैं। सेंटर की तरफ जो वेट लग रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन अर्थ रोटेट कर रही है, उसकी वजह से इस रोटेट करिए तो इस सर्कल में रोटेट करेगा, ये अर्थ के साथ रोटेट करेगा ऐसे इस सर्कल में, तो इस पे एक फोर्स अंदर की तरफ, उतना ही फोर्स बाहर की तरफ, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया। अब ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो इसका कंपोनेंट इधर एक कोस थीटा हो गया, तो इस पे अंदर की तरफ
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ का लगेगा और बाहर की तरफ ये रोटेशन की वजह से लग गया। तो नेट फोर्स अंदर की तरफ, अंदर जो mg लगेगा ना, इस mg में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, mg में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नेट वेट आ गया अंदर की तरफ, नेट वेट इतना है, m कॉमन लेके काट दो, आंसर आ गया। फिर हम इस r की जगह लिख सकते हैं, ये r है ना, तो इसका कंपोनेंट इधर r cos थीटा, तो इस r की जगह r cos थीटा लिख सकते हैं, तो इस r की जगह लिख दिया r cos थीटा और फिर इसको सोल्व कर लो तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फिर हमारी मर्जी है कि एंगल 0 है, 90 है, कितना भी एंगल है, जितने एंगल पे पार्टिकल रखा है वो एंगल यहाँ पे पुट करके सोल्व कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम ये पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। किस किस का ग्राफ पढ़ेंगे? वेरिएशन इन जी विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से अगर बाहर की तरफ चलेंगे ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इसके साथ क्या वेरिएशन आएगी उसका ग्राफ बनाना है। चलो ग्राफ बनाते हैं फिर। तो पहले तो अर्थ ही बना लेते हैं। ये है अर्थ। हमने देखा कि अर्थ की सरफेस से बाहर की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो अर्थ की सरफेस से बाहर की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखो सरफेस से बाहर की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी, यहाँ से अंदर की तरफ आएंगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी। ऐसा हमने डेरिवेशन कर लिया पहले। ठीक है, अब आगे देखो, हमने ग्राफ बनाना है कि अर्थ के सेंटर से बाहर की तरफ चलना है, तो सेंटर से बाहर की तरफ चलना है तो ये डिस्टेंस हमने r ले लिया, 0 से r की तरफ। ठीक है, अब देखो फिर 0 से r की तरफ मतलब बाहर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से इस तरफ आएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है और यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे तो ज्यादा होगी। फिर तो सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ये रहा सेंटर, और सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ तक का डिस्टेंस तो कैपिटल आर हो गया, यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल आर, अर्थ की रेडियस होगी। सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ये डिस्टेंस, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे डिस्टेंस कैपिटल आर आ जाएगा, है ना, और कैपिटल आर के बाद आगे बढ़ता जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, चलो देखो अब इनके फॉर्मूले देखते हैं कि अर्थ की सरफेस के अंदर और बाहर क्या फॉर्मूला था। फॉर्मूले के हिसाब से ग्राफ बनेगा। तो फॉर्मूला ये था, किसी भी हाइट पे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाले तो फॉर्मूला था जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये था। ठीक है, अगर किसी भी डेप्थ पे था तो डेप्थ पे था तो ऐसे था 1 माइनस डी बाई आर, इस तरह से था। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं ना एलसीएम लेके, आर इधर चला जाएगा, आर माइनस डी, और नीचे एलसीएम ले लिया टोटल तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम अर्थ से जो डिस्टेंस लेने की बात कर रहे हैं ना, जैसे ये अर्थ है, ये सेंटर है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अर्थ सरफेस से डी डेप्थ नीचे यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस कितना था, ये पूरा तो आर है, ये पूरा आर है, तो ये डिस्टेंस आर माइनस डी, ये डिस्टेंस आर माइनस डी था, ये लेके हमने सोल्व किया था, ये डिस्टेंस आर माइनस डी। ठीक है, देखो तो पहले हम ये देखते हैं कि सेंटर से सरफेस की तरफ चलेंगे, तो सेंटर से सरफेस की तरफ, सेंटर से 0 से बाहर की तरफ, तो 0 से इस तरफ चलेंगे तो क्या होगा। हमने ये देखा कि यहाँ से बाहर की तरफ चलेंगे या फिर डी डेप्थ पे फॉर्मूला ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और यहाँ से बाहर की तरफ चलेंगे या फिर किसी भी डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आर माइनस डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेप्थ अगर ये है तो इस डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इस डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डेप्थ थोड़ी नीचे ले लो तो भी आर माइनस डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही आएगी, सेम इसी तरीके से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से अगर बाहर की तरफ चलेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज होगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगी, यहाँ से सरफेस की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज, और इंक्रीज भी कैसे होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। तो जैसे हम सरफेस तक जाएंगे, सरफेस का मतलब आर तक जाएंगे,
तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन। फिर हम कह रहे हैं सरफेस से बाहर की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है, और किस तरह से डिक्रीज होती है इधर देख लो। सरफेस से बाहर का मतलब यहाँ से h हाइट पे जाएंगे, तो h हाइट पे जाएंगे तो हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और हाइट का स्क्वायर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरह से आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरह से। तो 0 से r तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 0 से r का मतलब सरफेस तक इंक्रीज होगी और सरफेस से बाहर डिक्रीज होगी, और इस तरह से डिक्रीज होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है, तो ये आएगी वेरिएशन इन जी एंड आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करके दिखाओ, न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द स्पीड विद विच अर्थ रोटेट। तो कौन सी स्पीड निकालनी है, विद विच अर्थ रोटेट्स, ये निकालनी है। क्या दे रखा है, ए पर्सन ऑन द इक्वेटर, ए पर्सन ऑन इक्वेटर, पर्सन ऑन इक्वेटर वेट्स, वेट्स का मतलब उसका इक्वेटर पे वेट इतना है, तो कितना वेट है 3/5 ऑफ एक्चुअल वेट। तो एक पर्सन है ऑन इक्वेटर और इक्वेटर पे उसका वेट कितना है 3/5 ऑफ एक्चुअल वेट। ठीक है, अर्थ की रेडियस इतनी दे रखी है, अर्थ की रेडियस इतनी दे रखी है, तो इस कंडीशन को देख के अर्थ किस स्पीड से रोटेट करिए अपनी एक्सिस पे, इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ निकालना है, ये निकालना है, इतना गिवन है। चलो सोल्व करो। और अर्थ अगर रोटेट करेगी तो उसकी रोटेशन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो हमने अभी निकाला था। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, या तो ये या फिर ये, कौन सा भी एक फॉर्मूला यूज कर लो, तो ये यूज कर सकते हो। क्या फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला ये है कि अर्थ अगर रोटेट करेगी तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी आ जाएगी, ये फॉर्मूला। तो इसका यूज करके क्या निकालना है, स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन, रोटेशन की स्पीड ओमेगा ही होती है, तो इसमें से ओमेगा निकालनी है, सोल्व करके निकालो, करो सोल्व।